Namaste students. In previous lecture we discuss about crop variety improvement and today we discuss about crop production management या crop production improvement कि कैसे हम crop की production को increase कर सकते हैं। हम crops की amount को increase करने के 3 methods होते हैं: crop variety improvement, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट पढ़ा था और आज हम क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एज यू नो दैट इंडिया इज़ एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है और बहुत सारी लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूटिलाइज की जाती है। बट जो क्रॉप की प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज की जाए वो फार्मर की फाइनेंशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसके पास कितनी मनी है टू इंक्रीज द यील्ड, कितनी मनी को इन्वॉल्व करता है फॉर द फार्मिंग प्रैक्टिसेस, एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन मोर एंड लेस लैंड एरिया कि कितना उसके पास लैंड एरिया है कि वो डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिस को यूटिलाइज करे और यूज़ करे फॉर द इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। देखो बेटा फिर से सुनो, इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है कि क्रॉप की प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, कि हम क्या करें कि क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज हो जाए। ठीक है, आप सबको पता है जो इंडिया है वो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। ठीक है, और हर फार्मर्स की फाइनेंशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करे। ठीक है, क्योंकि मनी के अकॉर्डिंग ही हम फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास ज़्यादा मनी है तो वो ज़्यादा अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन करेगा, पर कुछ ना कुछ हमारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस हमारे मनी पर भी डिपेंड करती हैं। ठीक है बेटा, और डिपेंड करता है कि कितना हमारे पास लैंड एरिया है, कितना ज़्यादा है कम है। इसलिए 3 टाइप की फार्मिंग होती है: लो कॉस्ट, नो कॉस्ट एंड हाई कॉस्ट। कि जितना हम इनपुट करेंगे उतना हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, जितनी हम मनी इन्वेस्ट करेंगे उतना ही हमें आउटपुट मिलेगा। कि कैसे हम मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के सीड्स को परचेज कर सकते हैं, जैसे जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं जिनके अंदर डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, कई फार्मर्स बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र सप्लाई करते हैं, फर्टिलाइज़र्स कॉस्टली होते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है फार्मर की फाइनेंशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो कौन कौन सी फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करे। ठीक है बेटा, तीन फार्मिंग प्रैक्टिसेस 3 टाइप की हो सकती हैं: नो कॉस्ट जिसमें कोई कॉस्ट नहीं लग रही, एक होती है लो कॉस्ट कम कॉस्ट लगे, और एक क्या होती है हाई कॉस्ट। जितना इनपुट होगा उतना हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। क्लियर हो गया बेटा? मनी जैसे हम अच्छी क्वालिटी के सीड्स को कलेक्ट करें, सीड्स को परचेज करें और फिर अलग अलग फार्मिंग प्रैक्टिसेस करें। क्लियर है बेटा? फर्स्ट टॉपिक इन क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए 16 न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं। 16 न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड डेवलपमेंट, एंड आउट ऑफ 16 न्यूट्रिएंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, एंड आउट ऑफ 16 3 nutrients कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन।
plants get from air and water. Clear beta? 16 nutrients are very important for the growth of plants. Out of 16, 3 nutrients they get from air and water. एयर से उन्हें क्या मिलता है? कार्बन और ऑक्सीजन, और वाटर से क्या मिलता है? हाइड्रोजन. और अदर 13 न्यूट्रिएंट्स दे गेट फ्रॉम सॉइल. 16 में से 13 न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स गेट फ्रॉम सॉइल. प्लांट्स गेट फ्रॉम सॉइल. Is it clear beta? 2 type of nutrients, macronutrients and micronutrients. Macronutrients, and next one is micronutrients. Macronutrients are those nutrients which are applied in excess amount to plants. जो ज़्यादा अमाउंट में प्लांट्स को चाहिए होते हैं फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. दे आर नीडेड, दे आर असेंशियल इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. दैट आर नोन एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैक्रो मीन्स लार्ज. Macronutrients are those nutrients that are essential in large quantity for the proper growth of plants. जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. जैसे एग्जाम्पल है कैल्शियम, सल्फर. और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स 13 में से 13 हमें सॉइल से मिलते हैं. 13 में से 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. इज इट क्लियर बेटा? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर असेंशियल इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. दैट आर नोन एज माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज. जो लार्ज क्वांटिटी में प्लांट्स की ग्रोथ के लिए चाहिए उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जो स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए प्लांट की ग्रोथ के लिए उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. लाइक आयरन, जिंक, एक्सेट्रा. दीज आर 7 न्यूट्रिएंट्स आउट ऑफ 13. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं 7, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं 6 आउट ऑफ 13. क्लियर है बेटा? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए. जितनी प्लांट्स की नीड है हमें उतने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने चाहिए. यदि इनकी एक्सेस अमाउंट में अप्लाई कर दें, मान लो हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, हम इसको ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर दें, तब भी ये प्लांट्स के फिजियोलॉजी प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं, टॉक्सिसिटी हो जाती है. ठीक है? और यदि हम इन्हें कम अमाउंट में अप्लाई करते हैं सॉइल के अंदर, तब भी प्लांट्स की ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट होता है. ठीक है? ना तो ये ज़्यादा अमाउंट में होने चाहिए, ना ये कम अमाउंट में होने चाहिए. लाइक यदि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अमाउंट में अप्लाई कर दिया जाए, एक तो ये किसी और न्यूट्रिएंट की अब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं और प्लांट्स के अंदर टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है. माइक्रोन्यूट्रिएंट हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में ही अप्लाई करने हैं. ठीक है बेटा? और यदि इन दोनों टाइप के न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए प्लांट्स को, तो भी दे इफेक्ट द फिजियोलॉजी प्रोसेस ऑफ प्लांट्स लाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट and reproduction,
and that have more chances the plant suffer from disease. If the deficiency of these nutrients, they affect physiology process of plants like growth, reproduction and development, and plants have more chances to get the diseases, और प्लांट्स को ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं डिजीज़ होने के लिए। इसलिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि इनकी कमी हो जाएगी वो प्लांट की ग्रोथ पे भी इफ़ेक्ट करेंगे, डेवलपमेंट पे भी और रिप्रोडक्शन पे भी, और प्लांट्स के चांसेस होंगे कि उन्हें डिजीज़ हो जाएगी, जिससे क्रॉप इल्ड डिक्रीज़ होगा। क्रॉप इल्ड मीन्स क्रॉप का अमाउंट डिक्रीज़ हो जाएगा। क्लियर है बेटा? सो दीज न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ plants. Next one, I tell you about manure. Next one, I tell you about manures. Manures and fertilizers are very important for the proper growth of plants. Manures are prepared by decomposition of plant waste and animal excreta. जो मैन्योर होती है वो नेचुरल चीज़ों से बनती है, वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती है, सॉइल को स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करती है, और मैन्योर का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। क्लियर है बेटा? मैन्योर्स इज प्रिपेयर्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट वेस्ट एंड एनिमल एक्सक्रीटा। मैन्योर इज प्रिपेयर्ड by decomposition of plant waste and animal एक्सक्रीटा। जो मैन्योर है वो बायोलॉजिकल थिंग से मिलकर बनी होती है, जैसे किचन वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, वेजिटेबल वेस्ट है, उन सब चीज़ों से मैन्योर बनती है। मैन्योर की क्या एडवांटेज होती है? इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। एडवांटेज इज इंक्रीज soil fertility, by enriching the soil with nutrients and organic matter, जो मैन्योर होती है वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती है, क्योंकि सॉइल को इनरिच बना देती है न्यूट्रिएंट से और ऑर्गेनिक मैटर से। जितना भी हमारा प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट होता है वो ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बना होता है, और जब वो डिकम्पोज हो जाता है तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स कंज्यूम कर लेते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ होती है। क्लियर है बेटा? सेकेंड वन, इन सैंडी सॉइल, जो सैंडी सॉइल होती है, रेतीली मिट्टी, सैंडी सॉइल में मैन्योर्स हेल्प्स इन द इंक्रीजिंग द वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। पानी को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं इन सैंडी सॉइल। अब क्ले आपको पता है ना बेटा,
उसकी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा होती है। पर कई बार क्या होता है, वाटर लॉगिंग हो जाता है, पानी अप्लाई करते हैं, पानी वहाँ इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण से न्यूट्रिएंट्स अच्छे से कंज्यूम नहीं होते और नीचे की लेयर तक नहीं जाता पानी, ठीक है। इन क्ले सॉयल मैन्योर्स हेल्प्स इन ड्रेनेज एंड अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग मतलब लॉगिंग का मतलब होता है पानी का इकट्ठा हो जाना, उसको प्रिवेंट करता है मैन्योर। इज इट क्लियर बेटा? इन सैंडी सॉयल in sandy soil manure helps in increasing water absorption capacity Is it clear beta? In clay soil manures helps in drainage and avoiding water logging. Is it clear beta? Again I repeat, manure is prepared by decomposition of plant waste and animal excreta. एनिमल का वेस्ट होता है उसे हम बोलते हैं एनिमल एक्सक्रीटा। डीकम्पोजिशन हो जाए प्लांट वेस्ट की और एनिमल एक्सक्रीटा की, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैन्योर्स में। इज इट क्लियर बेटा? एडवांटेजेस क्या है? ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, सॉइल को इनरिच बना देते हैं विद न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। दे इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। नेक्स्ट, इन सैंडी सॉइल में ये क्या करते हैं? इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को क्या करते हैं? ये इंक्रीज कर देते हैं। इज इट क्लियर बेटा? एंड इन क्ले सॉइल के अंदर इट हेल्प्स इन ड्रेनेज का मतलब है पानी को आगे करना, ड्रेन करना, ड्रेनेज, और दे प्रिवेंट अवॉइडिंग द वाटर लॉगिंग। प्रिवेंटिंग और या अवॉइड लिख सकते हैं वर्ड, या प्रिवेंटिंग लिख सकते हैं। दे अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग। इज इट क्लियर बेटा? मैन्योर्स हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं बाय बायोलॉजिकल मेथड। और हमारा जो फार्म वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, वो भी यूटिलाइज हो जाता है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट होता है। दो तरीक़ों से फ़ायदा होता है कि जितना भी वेस्ट है उसकी रिसाइकलिंग हो जाती है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी रिसाइकलिंग हो जाती है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैन्योर्स में। और मैन्योर्स का यूज़ करने से हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट रहता है। एक तो हमारा एनिमल वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, वो रिसाइकलिंग हो जाती है उसकी, वो डीकम्पोज हो जाता है, हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन नहीं होता। एक दूसरा तरीका क्या है? फार्मर्स ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स पे डिपेंड नहीं करते। फर्टिलाइज़र्स केमिकल्स होते हैं जो हमारी सॉइल पे इफ़ेक्ट करते हैं, इससे हम अपने एग्रीकल्चर को केमिकल फ्री बना सकते हैं। इज़ इट क्लियर बेटा? मैन्योर के बहुत से फ़ायदे होते हैं। एक तो जो भी हमारा वेस्ट है वो रिसाइकलिंग होकर मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है। दोनों तरीके से फ़ायदा होता है, इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट हो जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरा कि जब हमें प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो हम फर्टिलाइज़र्स पे डिपेंड हो जाते हैं। मैन्योर ज़्यादा यूज़ करने से, मैन्योर्स पे डिपेंड रहने से हम अपने एग्रीकल्चर को केमिकल फ्री भी बना सकते हैं। इज़ इट क्लियर बेटा? सो मैन्योर्स डू नॉट हैव एनी हार्मफुल इफेक्ट इन आवर इन्वायरमेंट एंड इन आवर सॉइल। क्लियर बेटा? नेक्स्ट वन, वी डिस्क्राइब द फर्टिलाइजर्स।
नेक्स्ट क्या है, फर्टिलाइजर। नो नो सॉरी, फर्टिलाइजर से पहले methods of formation of manure, methods of formation of मैन्योर। सॉरी बेटा, फर्टिलाइजर से इसके बाद करेंगे, पहले हमने मेथड्स पढ़ना है कि मैन्योर्स को बनाने के कौन कौन से तरीके हैं, वेज टू फॉर्म द मैन्योर। फर्स्ट मेथड इज कंपोस्टिंग। बेटा कंपोस्टिंग में क्या होता है, प्लांट एंड एनिमल वेस्ट दैट आर कलेक्टेड इन पिट्स, खड्डा बनाकर प्लांट्स और एनिमल वेस्ट को लैंड फिलिंग कर दो, देन इट कन्वर्ट इनटू मैन्योर्स, दैट इज नोन एज कंपोस्टिंग। वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, फॉलन लीव्स, रोटन फ्रूट्स, रोटन वेजिटेबल्स, जो भी गली सड़ी सब्जियां हैं, स्ट्रॉ है या चफ भी लगा लो, जो वीट से चफ निकलता है, जितना भी वेस्ट है, प्लांट का वेस्ट, फार्म का वेस्ट, एनिमल वेस्ट, किचन वेस्ट, वो सब हम कलेक्ट कर दें इन पिट्स एंड आफ्टर सम टाइम इट कन्वर्ट इनटू मैन्योर। दिस मेथड इज नोन एज कंपोस्टिंग। Is it clear beta? The plant waste, vegetable waste, animal waste, they are decomposed in pits with the help of biological methods. That process is known as composting. Clear beta? Next method is vermicomposting. इसमें क्या था कि डीकम्पोजिशन टेक्स प्लेस विद इन पिट्स, खड्डे के अंदर डीकम्पोजिशन हो रही है। इफ टू इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन, देन डीकम्पोजिशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को फ्रेंड ऑफ फार्मर कहा जाता है। जितनी भी फॉलन लीव्स होती हैं, रॉटन वेजिटेबल्स होती हैं, रॉटन फ्रूट्स होते हैं, अर्थवॉर्म उसको डीकम्पोज करके यूजफुल मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है, यूजफुल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देता है। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग। क्लियर हो गया बेटा? दोबारा से सुनो बेटा, इफ डीकम्पोजिशन प्रोसेस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म, डीकम्पोजिशन प्रोसेस अर्थवॉर्म की हेल्प से हो तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग। क्लियर बेटा? इफ डीकम्पोजिशन प्रोसेस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म, सो अर्थवॉर्म इज नोन एज फ्रेंड ऑफ फार्मर। इसलिए अर्थवॉर्म को फ्रेंड ऑफ फार्मर कहा जाता है क्योंकि ये फॉलन लीव्स, रोटन वेजिटेबल्स, रोटन फ्रूट्स को यूजफुल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। क्लियर है बेटा? इफ डीकम्पोजिशन टेक्स प्लेस, डीकम्पोजिशन टेक्स प्लेस बाय अर्थवॉर्म, और यदि अर्थवॉर्म डीकम्पोजिशन प्रोसेस करता है ना, तो ये डीकम्पोजिशन प्रोसेस को फास्ट कर देता है, इंक्रीज कर देता है। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट वन आई टेल यू अबाउट ग्रीन मैन्योर। बेटा ग्रीन मैन्योर क्या होती है? बिफोर द सोइंग ऑफ सीड, सीड को उगाने से पहले, बिफोर द सोइंग ऑफ सीड, sun hump plant are grown in the field which are mulched by the plowing. In this way we increase the soil fertility. Seeds, seed को sowing करने से, उगाने से पहले, before the sowing of seeds, sun hump plants are grown in the field which are mulched by plowing process.
In this way, we increase the soil fertility. सीड को उगाने से पहले हम फील्ड के अंदर हम प्लांट ग्रो करा दें, छोटे छोटे प्लांट होते हैं जो हम फील्ड के अंदर ग्रो करा देते हैं, और हम सोइंग करने से पहले फील्ड को क्या करते हैं, प्लॉविंग करने के टाइम वो छोटे छोटे हम के प्लांट्स मिट्टी में मर्ज हो जाते हैं, मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। एंड दैट हम प्लांट्स आर यूज्ड एज ए ग्रीन मैन्योर। क्लियर है बेटा? थैंक्स फॉर वॉचिंग। In next video we will discuss about fertilizers and irrigations method.